डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आज पुनः आपके सामने एक नया विषय बिंदु जो एंथ्रोपोलॉजी से संबंधित है लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप पूरा सुनेंगे और इसका अनुसरण करेंगे। आपको आने वाली परीक्षा में अभी वर्तमान में भी अभी परीक्षा आज से आरंभ हो गई है, उसमें भी आपको फायदा होगा। चलिए चलते हैं विषय बिंदु पर। विषय बिंदु है आज का ओरांव जनजाति। ओरांव जनजाति के विषय में मैं बताने जा रहा हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है और इसके विषय में बिहार लोक सेवा आयोग में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आज पुनः इसके बारे में बता रहा हूँ। ओरांव जनजाति की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक जीवन का जो क्रियाकलाप है और उस पर जो संस्कृति संपर्क का प्रभाव है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं विषय बिंदु की ओर। ओरांव जनजाति, ओरांव को कुरुख के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की एक प्रमुख जनजाति है। इनकी भाषा ओरांव है, कुरुख है, जो द्रविड़ भाषा परिवार की से संबंधित है। वर्तमान में यह जनजाति मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में पाई जाती है। मानव विज्ञानी एस.सी. राय का मानना है, शरद चंद्र राय के नाम से जाने जाते हैं, ये महान मानव विज्ञानी थे। मानव विज्ञानी एस.सी. राय का मानना है कि प्रारंभ में यह जनजाति बिहार के शाहाबाद जिला के सोन एवं कर्मनाशा नदी के बीच में रहा करते थे और इस क्षेत्र को कुरुख देश के नाम से जाना जाता था। इसी कारण इस जनजाति को कुरुख के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रजाति जो है प्रोटोस्टलाइड है और इनकी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की है, जो संथाली भाषा से मिलती जुलती है। चलते हैं इनका अगला बिंदु सामाजिक जीवन की ओर। सामाजिक जीवन की ओर, ठीक है। सामाजिक जीवन है, परिवार का स्वरूप क्या है। सामाजिक जीवन परिवार विवाह से स्टार्ट होता है। चलिए चलते हैं, परिवार का स्वरूप क्या है। ओरांव जनजाति में परिवार का स्वरूप पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय एवं पितृस्थानिक होता है। पैट्रियार्कल फैमिली होता है। यह पैट्रियार्कल फैमिली का मतलब है कि पिता का स्थान परिवार के अंतर्गत सबसे उच्च स्थिति में होती है, सत्ता उनके हाथों में होती है। विवाह के पश्चात पत्नी को अपने पति के घर आकर रहना पड़ता है, यह पितृस्थानिक होता है। और वंश, नाम, परंपरा और संपत्ति का जो है चरण भी पिता से पुत्र की ओर होता है। एक विवाही परिवार है। परिवार एक विवाही होता है, इसमें विवाह एक से अधिक की अनुमति नहीं होती है। एक विवाही परिवार होता है। सामान्यतः देखा गया है कि एक व्यक्ति को एक ही स्त्री रहता है। अगला पॉइंट है समगोत्रीय विवाह का निषेध। साथियों, मैंने पहले ही कहा है, पहले भी इस बिंदु पर कई बार चर्चा किया हूं। जनजातीय समाज में समगोत्रीय का विवाह का निषेध एक सार्वभौमिक परंपरा है। दुनिया के लगभग सभी जनजाति में समगोत्रीय विवाह का निषेध पाया जाता है। एक समान गोत्र में किसी भी प्रकार का विवाह अथवा यौन संबंध की मनाही होती है। एक गोत्र में के जितने भी सदस्य होते हैं उनमें समान रक्त पाए जाते हैं, अर्थात वे रक्त के आधार पर संबंधित होते हैं और वे सभी उनके बीच भाई बहन का संबंध पाया जाता है। इसलिए किसी भी हालत में विवाह संबंध स्थापित नहीं हो सकता है। अब टोटम पर चलते हैं। टोटम संबंधी विश्वास। टोटम क्या है? इसको हिंदी में गन चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। ओरांव जनजाति में कई प्रकार के टोटम पाए जाते हैं और उसका अलग अलग मीनिंग होता है। टोटम की परिभाषा है, जनजातीय समाज में ऐसा विश्वास पाया जाता है कि उनके टोटम की उत्पत्ति गोत्र की उत्पत्ति किसी न किसी प्रकार के टोटम से हुई है। और ये टोटम कोई पेड़, पौधा, पशु, पक्षी, चेतन, अचेतन, पत्थर, कुछ भी हो सकता है। ऐसा मान्यता है, ऐसा विश्वास है। तो टोटम जो है, गण चिन्ह जो है, इनके अंदर भी टोटम संबंधी विश्वास प्रबल रूप से पाया जाता है। और कई प्रकार के टोटम होते हैं, जैसे खाका,
कौवा, खाका मतलब कौवा होता है। माने खाका जो जिसका टोटम है, कौवा जिसका टोटम है, उसका गोत्र क्या होगा? खाका हो जाएगा। और खाका की शादी खाका से नहीं होगी, लकड़ा से हो सकती है। लकड़ा मतलब शेर होता है, खालको मतलब मछली होता है, चिगाली मतलब सियार होता है, टोपो मतलब चिड़िया होता है, करकेटा मतलब धान होता है। तो इस प्रकार का इनके अंदर टोटम पाया जाता है और गणचिन्ह पाया जाता है। और समान टोटम में, समान गोत्र में किसी प्रकार का विवाह संबंध नहीं हो सकता है, यानी समगोत्रीय विवाह का निषेध पाया जाता है। और टोटम संबंधी विवाह नहीं हो सकता है, जिसका एक समान टोटम है उसमें विवाह संभव नहीं है। तलाक। अब अगला पॉइंट चलते हैं, तलाक पे। इस जनजातीय समाज में, ओरांव जनजातीय समाज में, जो स्त्री अथवा पुरुष तलाक देना चाहता है तो वह तलाक की घोषणा करके दरवाजे से दौड़ते हुए बाहर चला जाता है और इसके साथ ही विवाह संबंध समाप्त हो जाता है, विवाह संबंध विच्छेद हो जाता है। तलाक की प्रक्रिया आसान है। चलिए आगे चलते हैं। निषेध, टैबू। टैबू क्या है? जनजातीय समाज में टैबू क्या होता है, निषेध क्या होता है? जनजातीय समाज में निषेध एक अलिखित कानून है जो किसी व्यक्ति को कुछ करने अथवा नहीं करने का निर्देश देते हैं। समगोत्रीय विवाह का निषेध पाया जाता है। एक प्रतिबंधित व्यवहार है, व्यक्ति को यह निर्देश देता है कि उसे क्या करना और क्या नहीं करना है। यह सामाजिक नियंत्रण का एक बहुत बड़ा हथियार है जनजातीय समाज में। जनजातीय समाज क्या, हमारे आधुनिक समाज में बहुत तरह के व्यवहार है जो प्रतिबंधित व्यवहार है, हम लोग नहीं कर सकते। जैसे आप जानते हैं कि बहू जो है ससुर के सामने डायरेक्ट नहीं जाती है, प्रत्यक्ष रूप से कोई वार्तालाप नहीं कर सकती। इस प्रकार का निषेध पाया जाता है। आगे चर्चा करेंगे निषेध कई प्रकार के होते हैं। प्रतिबंधित व्यवहार है, समगोत्रीय विवाह का निषेध। स्त्रियों को हल छूने की मनाही होती है। कहने का मतलब है कि ओरांव जनजाति में आर्थिक क्रियाकलाप संबंधी निषेध पाए जाते हैं। इस कारण से स्त्रियों को हल छूने की मनाही होती है। अगर किसी भूलवश कोई स्त्री हल को छू देती है तो उससे विभिन्न प्रकार के उसे दंड दिए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के उसके बाद अनुष्ठान किए जाते हैं। तो इस ढंग की प्रक्रिया उनके अंदर पाई जाती है। स्त्रियों को हल छूने की मनाही होती है। बिहार के भोजपुर जिलों में भी स्त्रियों पे को आर्थिक क्रियाकलाप संबंधी निषेध पाए जाते हैं। युवागरी की ओर चलते हैं। यूथ डॉर्मेट्री। युवागरी क्या होता है? जनजातीय समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता के रूप में युवागरी का अस्तित्व पाया जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता है, उससे समाज का अभिन्न अंग है। चलिए, युवागरी का अस्तित्व पाया जाता है। लड़का के लिए अलग युवागरी और लड़की के लिए अलग युवागरी का प्रावधान पाया जाता है। लड़के के युवागरी को धूमकुरिया के नाम से जाना जाता है, जिसका मुखिया धांगर महतो होता है। लड़की के युवागरी को पेलिरपा के नाम से जाना जाता है और इसकी मुखिया को धांगरीन के नाम से जाना जाता है। लड़की के जो युवागरी होता है, वो जो धांगरीन होती है, उसमें प्रायः विधवा औरतों का प्रवेश पाया जाता है। जिस समाज में युवागरी जैसी व्यवस्था पाई जाती है, वहां पर प्रत्येक सदस्य के लिए इसकी सदस्यता अनिवार्य होती है एवं यह सदस्यता उसके विवाह होने तक बनी रहती है। प्रवेश संबंधी भी इसके अंदर विभिन्न प्रकार के नियम और अनुष्ठान पाए जाते हैं। उम्र संबंधी भी नियम पाए जाते हैं। ओरांव जनजाति में युवागरी में प्रवेश की आयु 6 से 7 वर्ष की होती है। 6 से 7 वर्ष में कोई भी बच्चा इसका सदस्य अनिवार्य रूप से बनना होता है इसका। अब कोई नया बच्चा होता है तो उसका कुछ अलग नाम होता है। मध्यम आयु का कोई बच्चा है तो उसका कुछ अलग नाम से होता है। पुराने सदस्य कोई होते हैं तो उसका कुछ अलग नाम से होता है। नया बच्चा जो है उसका नाम जो है पिहुना जोकर के नाम से जाना जाता है। जो मध्यम आयु का कोई बच्चा प्रवेश लेता है उसका नाम मांसटूरिया जोखर के नाम से जाना जाता है। और जो पुराने सदस्य हैं उनको कोहा जोखर के नाम से वे जाने जाते हैं। तो जनजातीय समाज में जो ये युवागरी है, इस पर जो उसका काम क्या है,
उसके कई काम है, उसके कई उपयोगिता है, उसकी सामाजिक सांस्कृतिक उपयोगिता है, आर्थिक उपयोगिता है, राजनीतिक उपयोगिता है। जो उपयोगिता है वही उसका उद्देश्य है, वही उसका कार्य है। समाज के ऊपर में नियंत्रण रखना है, सदस्यों के ऊपर नियंत्रण रखना है। यह एक कंप्लीट क्वेश्चन है जो आगे एक चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अब चलते आगे आर्थिक क्रियाकलाप में। सभी जनजातीय समाज में किसी न किसी रूप में उसका प्रमुख व्यवसाय कृषि के रूप में निश्चित रूप से पाई जाती है। क्योंकि जनजातीय समाज का रहन सहन जो होता है प्रारंभ से ही कृषि एवं खाद्य संकलन, आखेट एवं खाद्य संकलन, इस प्रकार का उनका आर्थिक क्रियाकलाप हुआ करता था। इस कारण से इन समाज में भी, ओरांव समाज में भी, ओरांव जनजातीय समाज में भी प्रमुख व्यवसाय कृषि के रूप में पाई जाती है। कृषि भूमि इनमें दो प्रकार के पाए जाते हैं, जो दोन के नाम से या टॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो गहरी एवं कृषि भूमि, जो कृषि भूमि थोड़ा गहरी होती है वह दोन के नाम से जाना जाता है, और जो थोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊंचा रहता है वह टॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो दोन जो कृषि भूमि होती है वो उपजाऊ होती है, क्योंकि गहरी होने के कारण, थोड़ा सा कम गहरा होने के कारण उसमें पानी का जमाव, वर्षा जल का जमाव, पहले तो सिंचाई की व्यवस्था थी नहीं, तो वर्षा जल का जमा हो जाता था, तो उसमें जो है सो सिंचाई की अलग से नहीं करना पड़ता था, उसमें फसल अच्छा होता था। इसलिए गहरी कृषि हेतु जो उपयुक्त होती है, जो कृषि कार्य के लिए अधिक उपयुक्त है, वैसे कृषि भूमि को दोन के नाम से जाना जाता है। जो तुलनात्मक रूप से ऊंचा है, जहाँ पानी का ठहराव नहीं होता है, कृषि उपज भी कम होता है, वैसे भूमि को टॉन्ड के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त कृषि कार्य के अतिरिक्त साथ साथ पशुपालन कार्य भी किया जाता है। चलिए चलते हैं थोड़ा इसके आगे। इनमें परंपरागत रूप से शिकार भी किया जाता है। परंपरागत का क्या मतलब है? परंपरागत का मतलब है कि प्रथा एवं परंपरा पे आधारित किए जाने वाले कार्य। तो स्वाभाविक रूप से जब जनजातीय जीवन पहले जंगलों में उसके वन के आसपास निवास करते थे, ताखेट एवं खाद्य संकल्प इनका जीवन जब आधारित था, तो किसी न किसी रूप में आज भी प्रथा एवं परंपरा के रूप में इन पे शिकार संबंधी प्रतियोगिता शामिल रहती है, शिकार कार्य किया जाता है। क्योंकि अब तो शिकार पर प्रतिबंध लग गया है, शिकार कोई कर नहीं सकता है, तो शिकार के लिए छोटे मोटे पशु का चयन कर लिया जाता है, ताकि प्रथा एवं परंपरा के रूप जो चली आ रही है यह क्रियाकलाप वो बनी रहे। यानी परंपरागत रूप से शिकार किया जाता है, और शिकार के लिए परंपरागत रूप से किए जाने वाले हथियार यानी धनुष, बाण, भाला, फरसा इत्यादि का ही प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में इसकी अर्थव्यवस्था पर, इसके आर्थिक क्रियाकलाप पर, संस्कृति संपर्क का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। हम लोग इसकी अभी तुरंत इसके बाद की चर्चा करेंगे। जनजातीय समाज पर संस्कृति संपर्क यानी ओरांव जनजाति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन पर संस्कृति संपर्क का प्रभाव किस प्रकार से पड़ा, और उनके प्रभाव में किसकी प्रभाव होने के कारण वो किस प्रकार से उनके स्वरूप में परिवर्तन होता गया, और आज के डेट में जो ओरांव जनजाति है वो किस प्रकार का आर्थिक क्रियाकलाप में संलग्न है, और उसका क्या देश का जो मुख्य ये है उसमें उनका क्या योगदान है, क्या भूमिका है, आज की स्थिति में इस पर भी चर्चा करेंगे। अब चलिए राजनीतिक जीवन। प्रत्येक समाज में सामाजिक जीवन को नियंत्रित एवं विनियमित, कंट्रोलिंग एवं रेगुलेशन। हमारे आधुनिक समाज में क्या है? आधुनिक समाज में भी कानून है, संवैधानिक कानून है, जो हमारे जीवन को नियंत्रित कर रहा है और रेगुलेट कर रहा है, जो हमें निर्देश देता है कि मुझे क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना है समाज में और क्या नहीं करना है। उसी तरह से प्रत्येक समाज में सामाजिक जीवन को नियंत्रित एवं विनियमित करने के लिए उद्देश्य से कोई न कोई राजनीतिक संरचना निश्चित रूप से पाई जाती है। हमारे वर्तमान आधुनिक समाज में जो राजनीतिक संरचना है वो संवैधानिक प्रावधान है, सरकार है, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। एक शब्द आता है सरकार। सरकार को हम कैसे ये करेंगे? जनजातीय राजनीतिक जो व्यवस्था है उसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? इसका एक सिंपल सा परिभाषा है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका
और न्यायपालिका का जो सम्मिलित स्वरूप है, जो संरचना है, वो राजनीतिक संगठन के नाम से जाना जाता है। तो अभी आधुनिक समाज में जो राजनीतिक संगठन है उसका स्वरूप क्या है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीन चीज मिलकर, तीनों चीज का सम्मिलित प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन पर पड़ रहा है, वर्तमान आधुनिक सामाजिक जीवन पर पड़ रहा है। चलिए, पहले तो ये सब नहीं था, तो आजादी के बाद आ गया। चलिए, पहले का जो राजनीतिक जीवन था, जो जनजातीय समाज का राजनीतिक जीवन था, वह किस प्रकार से नियंत्रित एवं विनियमित होता था उसको देखते हैं। इसमें किस प्रकार की राजनीतिक संरचना पाई जाती थी। अंतर ग्रामीण पंचायत का प्रावधान था, पढ़ा के नाम से जाना जाता है, और पंचायत का मुखिया को पनुआ के नाम से जाना जाता है। इस पनुआ को, जो पंचायत का मुखिया होते थे, इसके पास समस्त राजनीतिक अधिकार होते थे। ठीक है। चलिए, धार्मिक सांस्कृतिक क्रियाकलाप, अगला पॉइंट चलते हैं। इनमें जो है ओरांव जनजाति की जो धार्मिक सांस्कृतिक क्रियाकलाप था वह किस प्रकार से था, और किस प्रकार से उनका धर्म और संस्कृति का परंपरा चल रहा था, और आज के वर्तमान में वह किस प्रकार से है। प्रत्येक जनजातीय समाज में किसी न किसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के देवी देवता, आत्माओं में विश्वास, जादुई क्रिया में विश्वास, ठीक है, ओझा द्वारा झाड़ फूक में विश्वास निश्चित रूप से पाया जाता था। हम लोग पढ़ेंगे धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत, जीवात्मावाद, आत्मावाद, एनिमीज, ठीक है, उसमें पूरा इसमें विस्तार से चर्चा चलेगा। तो किसी न किसी रूप में यह बहु ईश्वरवाद, देवतावाद, ठीक है, ओझा गुनी में विश्वास, जादुई क्रिया में विश्वास, इस प्रकार का धर्म का स्वरूप हुआ करता था। परंतु 1914 में धार्मिक नेता का एक उदय हुआ, जन्ना का उदय, धार्मिक नेता जन्ना का उदय हुआ, जिन्होंने धर्मेश नामक ईश्वर की उपासना का मार्ग बताया। बहु ईश्वरवाद या बहुदेवत्ववाद के स्थान पर, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को पूजने का स्थान पर, विभिन्न प्रकार के आत्माओं को पूजने का स्थान पर उन्होंने कहा कि धर्मेश नामक ईश्वर की उपासना का मार्ग बताया। और उनके अनुयायी को, जो जन्ना के अनुयायी थे, उनके अनुयायी को ताना भगत के नाम से जाना जाता है। बिरसा आंदोलन के 13 वर्ष बाद 1914 में से ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ हो गया। और यह ताना भगत आंदोलन अपनी भूमिका 1948 तक दर्ज की है भारतीय इतिहास में, और भारतीय इतिहास में एक अलग पहचान भी स्थापित किया है। ताना भगत आंदोलन, ओरांव जनजाति का ताना भगत आंदोलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें ताना भगत आंदोलन की चर्चा भी की जा सकती है। चलिए, ओरांव जनजाति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्रियाकलाप के संबंध में हम लोग चर्चा की। अब मुझे ये देखना है, हमें आपको देखना है कि यह जो इनकी क्रियाकलाप है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, इन पर संस्कृति संपर्क का क्या प्रभाव पड़ा है। आज के तिथि में ओरांव जनजाति की क्या स्थिति है, ओरांव जनजाति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप की क्या स्थिति है, और उन पर संस्कृति संपर्क का किस किस प्रकार से बिंदुवार प्रभाव हुआ है। दोस्तों, मैंने पहले भी चर्चा किया हूं कि संस्कृति संपर्क का मतलब है एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति के प्रभाव में आना, और उस प्रभाव के परिणाम स्वरूप अपने मूल सांस्कृतिक तत्वों को छोड़कर दूसरे के सांस्कृतिक तत्वों को अपना लेना। यही है संस्कृति संपर्क का प्रभाव। जैसे ईसाईकरण, संस्कृति संपर्क का प्रभाव को 4 मौलिक आधार पर, मूल बिंदु के आधार पर देखा जाता है। ईसाईकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण, बाजारीकरण।
अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव और संवैधानिक प्रावधानों का प्रभाव। संवैधानिक प्रावधानों का प्रभाव का तात्पर्य है 1947 के बाद के भारत या भारत में रहने वाले लोग। प्रथम बिंदु है ईसाईकरण। अंग्रेज जब आए, ईसाई भी साथ में आए, चर्च भी साथ में आया, और उसका क्या प्रभाव पड़ा? ईसाईकरण हुआ। बहुत सारे जनजातीय समाज में बहुत सारे लोग ईसाई बन गए। चर्च में इनका विश्वास हो गया, देवता में विश्वास समाप्त हो गया और चर्च में विश्वास पाया, चर्च की ओर जाने लगे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं बिंदुवार। सामाजिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन दिखाई पड़ता है। विवाह के स्वरूप में परिवर्तन हो गया। पारंपरिक विवाह के स्थान पर लव मैरिज होने लगा, कोर्ट मैरिज होने लगा। पारंपरिक रूप से जो तलाक की व्यवस्था था वह कानूनी रूप से कोर्ट के माध्यम से तलाक होने लगा। चलिए, आर्थिक क्रियाकलाप के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। विभिन्न प्रकार के लाभप्रद व्यवसाय में संलग्न हो गए। पहले जो कृषि था, दोन था, टांट था, पशुपालन क्रिया था, उन सबको छोड़ दिया गया। उसके अतिरिक्त क्या हो गया? विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में, लाभप्रद व्यवसाय में संलग्न हो गए। सरकारी नौकरी में उच्च स्थान प्राप्त हुआ है इनको। IAS हैं, IPS हैं और भी विभिन्न प्रकार के प्रबंधन का कार्य करते हैं। स्थानीय उद्योग में कार्यरत हैं। अभी मैंने कहा है कि औद्योगिकरण, नगरीकरण और बाजारीकरण हुआ है। जनजातीय क्षेत्र में जो विपुल भंडार पाए गए खनिजों के, उस कारण से उस क्षेत्र में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उद्योग की स्थापना के कारण नगर बस गए। जब नगर बस गए तो वहां पर बाजार की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। और वहां पे जो स्थानीय लोग थे, जिस जनजातीय भूमि का अधिग्रहण किया गया, तो कल तक जो कृषि व्यवसाय में संलग्न थे वो बेरोजगार हो गए, अथवा जो पढ़े लिखे थे वो स्थानीय उद्योग में कार्यरत हो गए। संवैधानिक लाभ लेके जो आदमी जिन्होंने ऊंची पढ़ाई की वो सरकारी नौकरी में उच्च स्थान में प्राप्त है, IAS IPS है, विभिन्न प्रकार की। इसके अतिरिक्त जिनके पास पैसे थे उन्होंने विभिन्न प्रकार के लाभप्रद व्यवसाय में संलग्न हो गए। इसके अतिरिक्त उनके राजनीतिक स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ। पनुआ के स्थान पर जज बन गए। जिन्होंने कानून की पढ़ाई की वो जज बने हैं। न्यायालय के द्वारा विवाद का निपटारा किया जा रहा है। जिस विवाद को स्थानीय स्तर पर पंचायत के मुखिया निपटारा करते थे, उस स्थान पर न्यायालय द्वारा विवाद का निपटारा किया जाने लगा। इसके अतिरिक्त संवैधानिक प्रावधानों का लाभ उठाकर भारतीय संविधान को अनुच्छेद 330 और 332 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति को लोकसभा, विधानसभा में आरक्षण प्राप्त है, जिसको राजनीतिक आरक्षण के नाम से जाना जाता है। इस तरह से संवैधानिक प्रावधानों का लाभ उठा करके लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विभिन्न प्रकार के उच्च पद पर पदस्थापित है। अब चलते हैं आगे क्यों धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलाप। धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलाप में भी बहुत बड़ा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। आप रांची की ओर चले जाइए, बहुत बड़े संख्या में झारखंड में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, बहुत बड़े संख्या में जनजातीय समाज का ईसाईकरण किया गया है। ईसाईकरण के कारण चर्च में उनका विश्वास हो गया है, चर्च की ओर जाने लगे हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त संस्कृति संपर्क के प्रभाव के कारण उन्हें उनके अंदर वो हिंदू समाज या हिंदू धर्म की जो सांस्कृतिक तत्व थे उसको भी अपना रहे हैं। हिंदू धर्म में विश्वास हो गया है, आस्था हो गया है। हनुमान मंदिर में जा रहे हैं, दुर्गा मंदिर में जा रहे हैं, दुर्गा पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, टीका का लगा रहे हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये तमाम जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक तत्व था, धर्म के जो सांस्कृतिक तत्व थे वे उनके अंदर समाहित होते चले जा रहे हैं। एक प्रकार से उनका हिंदूकरण की एक प्रक्रिया में वो तब्दील होते जा रहे हैं।
इस प्रकार से हिंदू धर्म से संबंधित क्रिया जो क्रियाकलाप है उनकी सहभागिता आपको देखने के लिए मिलती है। बहुत सारे विद्वानों ने इसे हिंदूकरण की प्रक्रिया माना है। यह हिंदूकरण की प्रक्रिया नहीं है, एक्चुअली ये सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया है। आप देखेंगे जिस क्षेत्र में चर्च का अधिक प्रभाव है, ईसाई लोग अधिक रहते हैं, वहां पे हिंदू धर्म के लोग भी विभिन्न अवसरों पर उनके धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्य में सम्मिलित होते हैं, अपनी सहभागिता दर्शाते हैं, चर्च में जाते हैं, फादर से मिलते हैं। यहां तक कि कुछ हिंदुओं का ईसाईकरण भी हो जाता है। धीरे धीरे उनका विश्वास चर्च में हो जाता है, धीरे धीरे उनका विश्वास ईसाई धर्म में भी हो जाता है। इस तरह से उसका ईसाईकरण भी होने लगा है। बहुत सारे आप देखेंगे, यहाँ अनुसूचित जनजाति में बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे अनुसूचित जाति एवं अन्य जाति के लोग भी जो हिंदू धर्म को मान रहे थे, वो किसी न किसी रूप में ईसाई धर्म के सांस्कृतिक तत्वों को अपना लिया है और उसका ईसाईकरण हो रहा है। तो ये सभी जो परिणाम हम लोग देखते हैं वो सभी संस्कृति संपर्क के प्रभाव के कारण है। इस प्रकार से संस्कृति संपर्क का जो प्रभाव है सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप पर निश्चित रूप से पड़ता है। चलिए, इन्हीं सब बिंदुओं के साथ आज मैं पुनः एक बात कहना चाहता हूं कि ओरांव जनजाति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन एवं संस्कृति संपर्क के प्रभाव में जो हम लोग पढ़े हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह परीक्षा में पहले भी कई बार पूछा जा चुका है और इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मैं तमाम विद्यार्थी भाई बंधु से आग्रह करता हूं कि वो इसको निश्चित रूप से सुने, इसको देखें, और जब YouTube देखते हैं तो उसको थोड़ा रोक करके उसको आप जो मुख्य बिंदु है, बहुत आसान है, इसको याद रखना और उसको देख करके अपना नोट्स बना सकते हैं और उस पर एक बहुत सारा चीज लिख सकते हैं। कंटेंट्स के लिए घबराना नहीं है। कंटेंट्स ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर सब चीज लिख दिए हैं और सारा चीज यही है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ लिखने के लिए है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, आप किसी प्रश्न का जब आंसर देते हैं तो वो बहुत लंबा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए कौन सा कंटेंट्स कब डालना है और कैसे डालना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई प्रश्न उत्तर नहीं है जो सिर्फ कुछ याद कर लिए जाकर परीक्षा में लिख दी और कुछ ऊपर नीचे करना हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो गया। आपको पूर्ण एंथ्रोपोलॉजी कोई याद करने का चीज नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी पूर्ण रूप से समझने की चीज है। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी को समझते हो तो आप जितना चाहो लिख सकते हो और जितना चाहो छोटा कर सकते हो, ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।